यार तुम लड़ लो, झगड़ लो, मुंह तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये बातों में पुरानी गर्लफ्रेंड का नाम मत लेके आया करो यार। बेचारा जॉन सीना आज सब कुछ पर्सनल हो गया। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं स्मैकडाउन के एपिसोड को, जो कि था सऊदी अरेबिया से नाइट ऑफ चैंपियन से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का आखिरी शो, और किस लेवल पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको डिलीवर किया है। मजा आने वाला है आपको आज की इस वीडियो में, तो इसको लाइक जरूर कर देना। एंड सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें जो फील है वो इतना तगड़ा आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये वहां सऊदी अरेबिया से कर रहे हैं, तो स्मैकडाउन का जो पूरा सेटअप है वो भी बहुत अलग था। कहा जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा आज तक की अटेंडेंस है किसी स्मैकडाउन के शो के लिए, और आज तो काफी भसड़ भी मची है, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले शो की स्टार्टिंग होती है कोडी रोड्स के साथ में, और क्या रिएक्शन मिलता है। तो जैसे यूरोपियन क्राउड है वैसा ही रिएक्शन अब सऊदी अरेबिया के क्राउड से आता है। और अगर आप देखोगे तो भाई किस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से ये लोग खुद गुजरे हैं, क्योंकि 2017-18 के टाइम पे जब से शुरू हुआ था उस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन अब देखोगे तो इन्होंने इस तरीके से इवॉल्व किया है कि अमेरिका के फैंस तो ऑब्वियसली वो बहुत पीछे ही हैं इनसे, क्योंकि उनके लिए काफी रेगुलर बात है, उनके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर वाली चीज है डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज देखना। अब कोडी रोड्स की एंट्री होती है, रिएक्शन बहुत तगड़ा वाला आता है। अब इसके बाद जैसे ही वो माइक पे आके कुछ बोलने वाले होते हैं तभी रैंडी ओटन का म्यूजिक भी हिट हो जाता है। रैंडी ओटन निकल के आते हैं और वो भी अपना जो म्यूजिक है उसको मस्त एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से उनको जो अपना म्यूजिक है वो सुनने को मिला नहीं था। मतलब काफी साल लग गए कि लोग उनका भी गाना गाएं, तो ऐसे माइक ऊपर कर करके मतलब और तेज आवाज है इसलिए कर रहे हैं। अब रैंडी ओटन माइक पे आते ही बोलते हैं कि क्या तुमने इस बार की मंडे नाइट रॉ देखी है, क्या तुमने मेरे आदमी का माय मैन का मैच देखा है जो इसने जे उसको हरा वो ना मैच, ऐसे करके वो तारीफें कर रहे होते हैं। बट उसके बाद हो गया ग्लिच, और ग्लिच ऐसा हुआ कि आधे घंटे स्मैकडाउन की फीड चल ही नहीं रही है, नेटफ्लिक्स पर कुछ आ ही नहीं रहा है। और ये मैं रात में थोड़ा जिम से लेट हो गया था, तो मैंने लगा लिया था उस समय ऐसे ही चलाने के। मैं कह रहा क्या चल रहा है, ये शो चल नहीं रहा है या क्या हो रहा है। तो भैया आधे घंटे तक किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर मैंने जाके देखा ट्विटर पे, तो पता चला कि अच्छा भाई ये सब हर किसी के साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। और सोचो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई इतने प्रोफेशनल लोग हैं, आपको पता ही इनके काम कितने प्रोफेशनल तरीके से ही होते हैं। वो सेगमेंट ही चला गया रैंडी ओटन और कोडी रोड्स का, तो पता नहीं वहां पे क्या हुआ। उसके बाद जब अगली बार कुछ आता है तो माइकल कोल और वेड बैरेट बैठे हुए हैं और हमको बता रहे हैं कि भाई टेक्निकल कुछ डिफिकल्टीज हो गई थी। बाद में पता चला कि वहां पे कोई पावर आउटेज हुई थी जिसकी वजह से सब कुछ ही बंद हो गया था, मतलब वो फीड चल नहीं पा रही थी। तो फिर जो है ये मतलब स्मैकडाउन का वो टाइम निकल ही गया, उसमें कुछ आया ही नहीं। फिर लोग ऐसा मजाक उड़ा रहे हैं कि वहां पे किसी एक ऊंट ने ना कोई एक तार जो है उसको काट दिया होगा, उसकी वजह से पावर कट हो गया था। तो ऐसे करके लोग फनी बातें बोल रहे थे, बट यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। तो सोचो कितना अजीब है। मेरे को तो नहीं याद आ रहा कि क्या कभी ऐसा हुआ था, मतलब एटलीस्ट जब से अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे मुझे तो नहीं याद आ रहा कि कभी कुछ ऐसा हुआ है। आपको कुछ याद है तो बस इस सेगमेंट में तो यही था, क्या ही है यहाँ पे पास करने के लिए। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है सोलो सिकोवा एंड जेफ कॉब का, और यहाँ सॉरी जेसी मटेओ का। भाई मेरे को तो निकल ही नहीं रहा है जेसी मटेओ वाला नेम, जबकि ऐसा भी नहीं कि जेफ कॉब नाम वाले नाम से मैं कोई बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। तो वो यही बोल रहे होते जेसी मटेओ को कि देख भाई अभी जिमी ऊसो के साथ आज तेरा मैच है, एक मौका और दे देते हैं उसको फैमिली में आने का, क्योंकि उनको भी पता है कि जिमी ऊसो अकेला पड़ चुका है। तो अब इसके बाद स्मैकडाउन में सीधा इनके बीच में मैच ही हो रहा था। सोलो सिकोवा रिंग साइड से बहुत सारी चुल कर रहे हैं, कभी जिमी ऊसो को पकड़ रहे हैं, कभी वहां से कुछ बोल रहे हैं। बहुत ही छोटा मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको रखा है, जिमी ऊसो की कोई औकात ही नहीं है। और ये बात ध्यान रखना कि जब पहली बार रोमन रेंस अपने ट्राइबल चीफ के रन में पिन हुआ था तो पिन करने वाला बंदा भले ही जे ऊसो था, लेकिन जिस टैग टीम मैच में हुए थे उसमें जिमी ऊसो भी पार्ट था। तो वहां से अब यहां तक का सफर देखो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ऐसा कोई बहुत छाती पे लोड आता भी नहीं है कि जिमी ऊसो किसी मैच में हार रहा है। मैच हार गए, सोलो सिकोवा एक तरीके से बता रहा है कि भाई देख तू मेरी फैमिली है, चला जा उठ जा ऐसे करके। तो एक पॉइंट पर तो जिमी ऊसो ने भी ऐसा दिखाया कि शायद वो उनकी बातों में आ सकते हैं, लेकिन जो खींच के उसके बाद थप्पड़ मारा और उसके बाद सोलो सिकोवा का सेल करना देखना यार। सोलो सिकोवा को मैं तो उस जमाने से अप्रिशिएट कर रहा हूं जब लोग उनको करते भी नहीं थे और कहते थे यार ये तो बस ऐसी बकवास ही करता रहता है। अब अगर आप देखोगे मैं तो बोलूंगा ट्राइबल चीफ्स का जब उनसे ताज गया उसके बाद से कुछ सोलो सिकोवा ने अपने कैरेक्टर में कुछ अलग ही तरीके की इंप्रूवमेंट दिखाई है। वो गिरते हैं, उसके बाद फिर जेसी मटेओ आके उनको मारने लग जाते हैं, फिर ये पूरा स्पाइक ही मारने वाले थे, तभी जेकब फाटू का म्यूजिक हिट हो जाता है। तो सोच रहे हो हम किस इक्वेशन के अंदर आ चुके हैं इस ब्लड लाइन की स्टोरी में, और क्या ब्लड लाइन की स्टोरी फिर से शुरू हो चुकी है, सवाल भी पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि देख के तो आज पूरा सेगमेंट ऐसे ही लगा। फिर जेकब फाटू ने आके मारा और वो पॉपअप जो उनका समोन ड्रॉप है वो जेफ कॉब जैसे जेसी मटेओ को जो उन्होंने मारा वो भी बहुत मस्त लग रहा था देखने में। अब एक मूवमेंट आता जब ये जिमी ऊसो और जेकब फाटू बस एक दूसरे को आमने सामने देख रहे थे, लग रहा था क्या होगा।
आप जेकब फाटू की भी थोड़ी सी हेल्प या सेव कर दिया उन्हें, क्योंकि सोलो सिकोआ तो मारने आ ही रहा था, क्योंकि जब जेकब फाटू से सोलो सिकोआ का आमना सामना होता तो पहले सोलो सिकोआ भाग लिया था, लेकिन फिर उसको लगा यार मौका है तो, लेकिन उस पॉइंट पे जिमी ऊसो ने जो है बचा लिया, उनको असिस्ट कर लिया और पिटाई हुई नहीं जेकब फाटू की। तो उसके बाद ये दोनों फिर भी एक दूसरे को देख रहे भाई क्या हिसाब किताब चल रहा है हमारा, क्या हमारी यारी दोस्ती होने वाली है, क्योंकि एक पॉइंट पे अच्छी ब्लड लाइन का पार्ट थे जिमी ऊसो, लेकिन गंदी वाली ब्लड लाइन का पार्ट थे जेकब फाटू। बट अब दोनों ही बंदे हो चुके हैं बेबी फेस और जेकब फाटू को रिएक्शन भी बहुत तगड़ा मिलता है। शो पर एक टाइटल चेंज भी हो चुका है, जूलिया ने जो है विमेंस यूएस टाइटल को जीत लिया है, जेलिना वेगा के पास हो गया, उसका कोई फायदा था ही नहीं, सबको रिएक्शन मिल रहा था। अगर सबसे ज्यादा खत्म रिएक्शन किसी के लिए था तो वो जेलिना वेगा के लिए ही था। अब इसमें कुछ ये नहीं है कि जेलिना वेगा को ऊंचा अच्छा बढ़ता हुआ देखने में कोई समस्या है, समस्या ये है कि उस बंदे के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए जिसके बारे में फैंस भी केयर कर रहे हैं, या फिर एटलीस्ट उसका कैरेक्टर तो कुछ अच्छा है। तो वो चीज जेलिना वेगा में मुझे तो दिख नहीं रही थी, और जूलिया के पास से टाइटल आ गया है। तो देखो अब यहां से क्या तकदीर बदलती है, क्योंकि उधर जो विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप है उसके अराउंड तो बहुत कुछ चल रहा होता है। बैक स्टेज से एक सेगमेंट भी आता है अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट का, और पता नहीं ये दोनों बहनें सहेलियां बनना चाह रही हैं या क्या करना चाह रही हैं। तो शार्लेट ने बोला कि यार मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है और ना मैं तेरी कोई दोस्त वोस्त हूं। तो अलेक्सा ब्लिस भी कहती है हाँ मुझे भी कोई दोस्त नहीं बनना, लेकिन सेम पेज पर होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ऐसा करके अब ये कुछ तो अपनी सेटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और आई थिंक ये लीड कर रहे हैं इसको किसी एवोल्यूशन के मैच की तरफ, क्योंकि अभी तो जो भी विमेंस डिवीजन के अराउंड चल रहा है मैं उसको यही सोच के दिमाग में रख रहा हूँ कि ये एवोल्यूशन के अराउंड कुछ पका सकते हैं। तो लेट्स सी इनकी ये जो यारी दोस्ती है वो आगे किस तरीके से जाती है। इसके बाद ये क्वीन ऑफ द रिंग का जो फाइनल मैच होने वाला नाइट ऑफ चैंपियंस में, उसको ही हाइप करने के लिए सेगमेंट था। वेड बैरेट जेड कारगिल को बुलाते हैं, आस्का को बुलाते हैं, तो वो कहती हैं जेड कारगिल मेरा पर्पस है इसलिए मेरे को प्रेशर फील नहीं होता। आस्का कहती है नो वन इज रेडी फॉर आस्का, और जब वो जापानीज बोलती है तब उनको तगड़ा रिएक्शन मिल जाता है, जबकि किसी को समझ में नहीं आता कि आस्का क्या बोल रही है। नेओमी आती है और वो कहती है अबे तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरे पास ब्रीफ केस है, मेरे पास पूरा कंट्रोल है, मैं जब जो चाहे वो कर सकती हूँ। इतना ज्यादा उन्होंने गुस्सा दिला दिया कि जेड कारगिल ऐसी भगती भी जाती है नेओमी के पीछे कि उस प्रोसेस में आस्का ढेर हो गई। तो आस्का ने फिर उसके बाद जेड कारगिल को ढेर कर दिया। तो ये ऐसे दिखा रहे थे कि हाँ दोनों भले ही अच्छे बंदे हैं, बेबी फेसेस हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टेंशन दिखानी है ताकि नाइट ऑफ चैंपियंस के मैच को बिल्ड कर सके। तो बस इसके अलावा ज्यादा यहाँ पे कुछ था नहीं। इसके बाद शो पे एक बहुत खतरनाक रेसलिंग मैच था। तो अगर आपको एक रेसलिंग मैच पसंद है तो ये वाला आपको बिल्कुल भी मैच मिस नहीं करना चाहिए, जो कि था DIY वर्सेस अंद्रादे एंड रे फिनिक्स के बीच में। बहुत सारे स्पॉट्स, और भाई आज जॉनी रेसलिंग के चैंट्स लग रहे थे। तो ये NXT के जमाने आ चुके हैं क्या? और ये सऊदी अरबिया का क्राउड भाई, मतलब ये इतनी छोटी और पुरानी चीजें भी कहां से निकाल के लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो चिल्ला ही रहे थे, वो देख के सोच के समझ के कि हाँ भाई यहाँ पे ये हो सकता है, वैसे करके वो चैंट कर रहे थे, साथ में कर रहे थे। तो आई थिंक थोड़ा बढ़िया भी लगा होगा जॉनी गार्गानो को। बाकी मैच भी बढ़िया था। अगेन अगर एक अच्छा रेसलिंग मैच देखना चाहते हो तो इसको मिस मत करना आज के स्मैकडाउन के शो से। नेक्स्ट फिर आता है हुडी में बंदा, और अब हमको आदत लग चुकी है कि अगर कोई बंदा हुडी में आता है तो वो होने वाले हैं हमारे रॉन दी R-Truth किलिंग्स। और उसके बाद आके वो यही बोलते हैं कि भाई मैं रॉन किलिंग्स, पुट सम रिस्पेक्ट ऑन माय नेम। ये सेम सेम ही बोले जा रहे हैं। ऐसा सेम सेम बोलते बोलते ज्यादा तुम्हारा काम नहीं चलने वाला। वो जॉन सीना को कॉल आउट करते हैं, पीछे से निकल के आ गया एलिस्टर ब्लैक, और उसके बाद उसने लगा दिया अपना ब्लैक मास्क, क्योंकि बैक स्टेज से भी एलिस्टर ब्लैक के फटेले में बार बार टांग अड़ा रहे थे R-Truth, तो उसका जवाब एलिस्टर ब्लैक को देना ही था। तो आई थिंक एक जो प्रोग्राम मिलने वाला है R-Truth को, रॉन किलिंग्स को, वो एलिस्टर ब्लैक के साथ है, क्योंकि एलिस्टर ब्लैक भी जब से आए हैं तो ऐसा खाली से ही बैठे हुए हैं। तो कुछ तो WWE शायद सोच ही रही होगी इनके बीच में, तो इन्होंने दोनों को साथ में भिड़वाने का ही प्लान कर दिया। नेक्स्ट टैग टीम मैच होता है वायट सिक्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में, और आज अंकल हाउडी का मास्क अलग था ना, या मैंने बहुत टाइम बाद ऐसा अंकल हाउडी को देखा तो मुझे लगा कि ये कुछ अलग है, क्योंकि मास्क थोड़ा हरा था और पहले उनका थोड़ा ब्लूइश वाली टोन में था अगर सही हो तो मास्क वगैरह शायद कुछ अलग पहन के वो आए थे। बाकी मैच की कहानी यही है कि बाकी जो टीम्स है वो भी रिंग साइड पे आ गई, जिन्होंने भसड़ मचा दी। गार्जा और हुम्बर्टो ने मार दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन से एंड हो जाता है। सब लड़ पड़े हैं। अंकल हाउडी ने भी बीच में आके सिस्टर एबिगेल लगा दी है। बाकी एंड में जाके एंजेलो डॉकिंस इस तरफ कूदते हैं और मॉन्टेज फॉर्ड वो जो रिंग पोस्ट के ऊपर से ऐसे उड़ी मार के सबके ऊपर गिरते हैं, वो तो ऐसा स्पॉट है कि अगर कोई बोले यार अच्छा है मैं भी करना चाहता हूँ, वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए भाई तुम्हें अलग ही लेवल का जो एथलेटिक है वो होना पड़ेगा, जो कि मॉन्टेज फॉर्ड के पास पूरी स्किल है। तो उसके बाद फिर ये फेस ऑफ ही दिखा रहे थे, मतलब फेस ऑफ तो नहीं, ऐसा बस स्टेयर कर रहे थे एक दूसरे को। अंकल हाउडी उधर से देख रहे हैं और उधर से वो देख रहे हैं कि भाई अच्छा तूने क्या कर लिया, वो मैंने क्या कर लिया, तो ऐसे करके तो शायद अभी ये इन जो चीज़ों को है वो और आगे लेके जाने वाले हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ वाइट सिक्स के अराउंड ही टैग टीम वाले सीन को रखो, एटलीस्ट मेरे को तब इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उनकी एंट्रेंस में ही आज देखना काफी वो यूनिक सही फील होता है, चाहे वो कितनी बार भी आप देख लो। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है जेकब फाटू एंड जिमी ऊसो के
बीच में। तो वो कहता भाई मुझे तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, तूने क्यों हेल्प कर दी? तो फिर वो कहता भाई तूने भी तो मेरी हेल्प करी थी इसलिए मैंने भी तेरी हेल्प कर दी। तो बड़ा फनी सा भी लग रहा था। जिमी उसे कहते मैंने तो बस रिस्पेक्ट करी है तेरी, जो तूने स्टेप अप भी किया है सोलो सिकोआ के अगेंस्ट, जो कि मुझे भी काफी टाइम पहले कर लेना चाहिए था। तो ऐसा करके वो बोल रहे हैं। इधर से जिमी उसो का था ईट और उधर से जेकब फाटो का था यार रमीन करके उन्होंने बोला, और फिर वो वहां से चले जाते हैं। एक हल्की सी स्माइल भी जेकब फाटो देते हुए गए हैं। और पता नहीं जेकब फाटो क्योंकि बड़ा पागल सा लगता है ना, कि जैसे इसको रहना ही नहीं आता समाज में, सोसाइटी में कैसे रहता है। तो जब वो उसका थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर निकल के आता है तो वो बड़ा अच्छा सा लगता है देखने में, बहुत ही सटल होता है वो जेकब फाटो को। और रिएक्शन तो जब से वो बेफेस बन गए उनको अच्छा वाला मिल ही रहा है। तो अभी ये कहानी बनाएंगे डेफिनेटली। और क्या इससे ब्लड लाइन की स्टोरी को रिवाइव कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट तो आ रहा है देखो। लेकिन ऐसा इंटरेस्ट नहीं चाहिए हमको कि जब तुमको किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना है तो उस वजह से तुम करो, लॉन्ग टर्म में कुछ प्लान करना, क्योंकि यही खासियत रही है ब्लड लाइन के सिनेमा की। इसके बाद शो पर आता है लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच, और भाई इन्होंने भी क्या कमाल कर दिया यार, नाया जैक्स और टिफिनी स्ट्रैटन। भारी भरकम और डेंजरस किस्म का ये मैच आपको लगेगा। वो स्टील स्टेप्स का यूज हो रहा है यहाँ पे अनाउंसर डेस्क के ऊपर, वो जो है टिफिनी स्ट्रैटन को गिरा रही है। और नाया जैक्स का एक जो बाहर टेबल के ऊपर स्प्लैश था वो था भैया पिक्चर परफेक्ट। अगर आप उसमें टेबल को भी टूटा हुआ देखोगे ना तो वो ऐसी टूटी हुई पड़ी है कि वाह यार, जैसे बिल्कुल प्लान किया था कि बीच का हिस्सा ऐसे गिरेगा और बाकी के हिस्से जो है वो ऐसे गिर जाएंगे। स्टील चेयर से वो अटैक करती है, उसके बाद उन्होंने एनाइलेटर लगाया, फिर उन्होंने टिफिनी स्ट्रैटन की छाती पे भाई ऐसे स्टील स्टेप्स रखी और उसके बाद उन्होंने एनाइलेटर लगाया। लेकिन उस पर भी टिफिनी स्ट्रैटन खड़ी हो जाती है। टिफिनी स्ट्रैटन ने पावर बॉम्ब किया नाया जैक्स जैसी भारी भरकम औरत को, उसके बाद भी नाया जैक्स खड़ी हो गई। तो पूरा ये लिमिट्स तक लेके गए हैं दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को। नेओमी आती है कैश इन के लिए, लेकिन वो जो है उनकी तरकीब काम आई नहीं। टिफिनी स्ट्रैटन ने उनको भी बजाया, फिर उन्होंने ऐसे मिला दिया, ऐसे पाइल कर दिया नेओमी और नाया जैक्स को। उसके बाद अपना मूनसॉट लगाया, तो उसके बाद भी नाया जैक्स खड़ी हो गई। फिर बाहर 2 टेबल लगी हुई थी तो उसके ऊपर धक्का दे दिया गया ब्रीफ केस से मार के टिफिनी स्ट्रैटन की तरफ से नाया जैक्स को, और उसके बाद नाया जैक्स उठ नहीं पाई और इस वजह से टिफिनी स्ट्रैटन की यहाँ पे जो चैंपियनशिप है वो हो जाती है रिटेन। तो इन्होंने लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच को बहुत बढ़िया बना दिया, मतलब पूरा क्राउड भी उसमें इन्वेस्टेड था। तो मैच की जो एनर्जी है वो कुछ अलग ही फील हो रही थी। और अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि हाईलाइट रहा आज की शो की। और जैसे हम याद रखेंगे जॉन सीना का पाइप बम, आज हम याद रखने वाले हैं इस जॉन सीना और सीएम पंक के सेगमेंट को। सबसे पहले होती है जॉन सीना की एंट्रेंस, क्राउड का तगड़ा वाला रिएक्शन था उनके लिए। अपनी शाही एंट्रेंस वो फिर से करवाते हैं और कहते हैं कि दिस इज व्हाट अ विनर लुक्स लाइक। अपनी तारीफें कर रहे हैं कि भाई मैं विनर हूं, पंक एक लूजर है, मैं जीनियस हूं और नाइट ऑफ चैंपियंस में बस फॉर्मेलिटी रहने वाली है जब मैं सीएम पंक को धो दूंगा। लेकिन ये बोलते बोलते एक म्यूजिक हिट होता है जो कि बहुत सारे लोगों को सरप्राइज करता है कि यार जॉन सीना तो रिंग में खड़ा है, तो ये जॉन सीना का ही वो डॉक्टर ऑफ सगनॉमिक्स वाला जो कैरेक्टर है उसका म्यूजिक क्यों हिट हो रहा है। और जैसे ही दिमाग में ये घोड़ा दौड़ा कि भैया पिछले हफ्ते तो जॉन सीना ने भी पाइप बॉम्ब किया था, तो भैया अब सीएम पंक कुछ करामाती चीजें करने वाला है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सीएम पंक निकल के आते हैं बाहर। सबसे पहले तो मेरी हंसी छूटी क्योंकि इतना ज्यादा फनी लग रहे थे सीएम पंक, क्योंकि इस जिस तरीके के वो सीएम पंक है आज, जिस तरीके के आउटफिट और अपने अवतार में वो निकल के आए थे वो कुछ अलग ही था। 2 बहुत जरूरी बातें आपको रिमाइंड करवा देता हूं। सबसे पहले आज ठीक 3 बजे चैनल पे नाइट ऑफ चैंपियंस की प्रेडिक्शन वीडियो आने वाली है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। एंड आज कोई अगर या मगर नहीं है, 10:30 बजे इंस्टाग्राम पे आ जाना, नाइट ऑफ चैंपियंस हम साथ में ही देखने वाले हैं, तो वैसे करके भी इंजॉय कर लेंगे। एंड यस, जो रेसल जटर वाला अकाउंट है उस पर मैं जो है रिस्पॉन्ड कर दूंगा आज, वो जो मैंने गिव अवे के लिए बोला था, तो आप उसके लिए भी चेक कर लेना। आई थिंक मैं स्टोरीज में कहीं पे कुछ बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ अनाउंस हो गया है। बिल्कुल डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स वाले जैसे हमारे जॉन सीना है, वैसे ही गले में उनकी चेन है, खुले से कपड़े हैं, हाथ में भाई वर्ल्ड लाइफ होता है। उन्होंने उसको ड्रग फ्री लिखा हुआ था, वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा फनी था कि हर एक चीज के ऊपर उन्होंने काम किया है। और उस पॉइंट पे जॉन सीना का रिएक्शन, बंदा पूरा कंफ्यूज है कि चल के आ रहा है, ये कौन निकल के आया है, ये तो मैं ही निकल के आया हूं, लेकिन ये मैं तो हूं नहीं। लोगों का भी वहां पर रिएक्शन है सीएम पंक को देख के, कंसिडरिंग सीएम पंक ने जो बातें बोली है सऊदी अरेबिया के बारे में, स्टिल मैं बोलूंगा क्लैरिफाई उन्होंने करा, लेकिन रिएक्शन उनको अच्छा ही मिला, तो एक्सेप्ट कर लिया है क्राउड ने सीएम पंक को। ये भी देख के लगा, आप जैसे ही रिंग के अंदर आए तो समझ में आ गया था भैया कि आज जैसे पाइप बॉम्ब एक तरीके से पैरोडी किया, पैरोडी भी नहीं बोलेंगे कि सार्कास्टिक वे में जो भी किया था जॉन सीना ने, वैसा ही अब सीएम पंक करने वाले हैं। और बातें भी उसी फ्लो में, उसी लहजे में बोल रहे थे सीएम पंक अपने प्रोमो में, जैसे कि जॉन सीना बातों में एक तरीके से रैप ही किया करते थे। कहते हैं यो चेक दिस इज बेसिक पंकनॉमिक्स करके उन्होंने बोला, और कहते हैं कि ये बंदे ने मेरा पाइप बम चुराया था ना, तो मैं इसकी जो वर्ल्ड लाइफ है, इसका जो थगनॉमिक्स है उसको चुरा रहा हूं। और इसके बाद जो बातें बोल दी भाई जॉन सीना के बारे में उन्होंने, कहते हैं
जॉन सीना हैज बेरिड मोर टैलेंट्स देन दी अंडरटेकर। अंडरटेकर का गिमिक था डेड मैन वाला, लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि ये जॉन सीना ने कैसे नए नए टैलेंट्स को उभरते हुए लोगों को बर्बाद किया है, तबाह किया है, इसी वजह से ये 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाया है, इसी वजह से मैं इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। एंड आई गेट इट, आई वुड रिटायर टू इफ दिस प्लेस रीहायर्ड माई एक्स। और यहाँ पे बात हो रही है निकी बेल। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो ठीक है, प्रोमोस के अंदर तुम कह सकते हो कि हाँ भाई जितना पर्सनल सीरीज दिखाना दिखा सकते हो, ये अग्रीमेंट भी कैसे हो जाता है कि ऐसी बातें बोल सकते हैं, क्योंकि यार ये तो बड़ा अनकंफर्टेबल भी होगा। जब मैं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जब ये ऐसा हुआ होगा कि ऐसे करना है, तो ये चीजें पास कैसे हो रही है। और उस टाइम पे मुझे लगता है कि रिएक्शन थोड़ा अच्छा आना चाहिए था क्राउड का, उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन ये तो बहुत ही एक्सट्रीम बात बोली जॉन सीना के बारे में सीएम पंक ने, और यहाँ पे वो रुकते नहीं है, कहते हैं कि ये भाई अभी ये बंदे को मूवी वूवी करते हुए देखते हैं, अच्छे से रोल मिलते हैं, लेकिन बटिस्टा को देख के तो लगता है कि भाई जॉन सीना कुछ भी नहीं है। और फिर उन्होंने होगन का नेम भी ड्रॉप कर दिया। आज इन्होंने ऐसे भी एक्सेप्ट कर लिया कि होगन के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कहते हैं एक तरीके से गोरा होगन उन्होंने बोला, बट इवन मोर प्रॉब्लमैटिक, किसके साथ तो और समस्याएं हैं। होगन तो चलो फिर भी एक बार को ठीक है, और कहते हैं 6 महीने में जॉन सीना चला जाएगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, ये धोएगा जेम्स गन के कच्चे। उसके बाद मैंने देखा भैया जेम्स गन कौन है, तो पता चला भैया ये जो डीसी वाले हैं उसका कोई तो प्रेसिडेंट या सीईओ वगैरह है, और क्योंकि मूवीज में अब जॉन सीना जाने वाले हैं तो ये उस सेंस में था। फिर कहते हैं कि तू कहता यू कैन नॉट सी मी, मैं तुझे देख सकता हूं क्योंकि तू है एक वॉश्ड अप बम। उसके ऊपर भी क्राउड ने अच्छा रिएक्शन दिया, और वो रिमाइंड भी कराते कि 14 साल पहले मेरा पाइप बम हुआ था और जॉन सीना ने उसको भी चुरा लिया, क्योंकि हमेशा जॉन सीना यही करता है, सब कुछ वो अपने बारे में बनाने की कोशिश करता है। एक मुझे रेफरेंस समझ में आया उनका, कहते हैं कि ही इज गोइंग टू लूज टू केंड्रिक बिकॉज बिच यू आर माई ड्रेक। ये इसका क्या था, कोई मुझे समझा देगा तो ठीक है। उसके बाद वो बिल्कुल जॉन सीना की तरह यू कैन नॉट सी मी बोलते हैं, क्राउड में जाके वो खड़े हो जाते हैं, और पीछे सऊदी अरेबिया का क्राउड है और वहां पे खड़े हैं सीएम पंक, और बिल्कुल एक पिस्ड ऑफ जॉन सीना जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये सीएम पंक ने क्या बकवासें बोल दी मेरे बारे में। वैसा रिएक्शन था जॉन सीना का। ये वाला सेगमेंट मेरी मेमोरी से तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं निकलने वाला, और इसी वजह से आज की स्मैकडाउन को मैं रेट करूंगा 4.5 स्टार। बहुत ही अच्छा वाला एक काउंटर था, और अब कल के शो के लिए नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए एक्साइटमेंट इन्होंने बना दी है बहुत ज्यादा। इंस्टाग्राम पे आ जाना, कोई अगर या मगर नहीं, 10:30 बजे आपको मैं मिलूंगा wrestlecharter.com वाले अकाउंट पे, और 3 बजे का वेट करो क्योंकि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे आने वाली है नाइट ऑफ चैंपियंस की प्रेडिक्शन वीडियो। बाकी आपको स्मैकडाउन कैसे लगी कमेंट करके बताना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।